हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता, और आज हम इस वीडियो में अपनी जो आरआरबी रेडियोग्राफर सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मस्थलंग एक्सरे प्रोड्यूस। देखिए, ब्रह्मस्थलंग एक्सरे क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड इज लो एनर्जी एक्सरे, ऑप्शन थर्ड इज हाई एनर्जी एक्सरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एनर्जी एक्सरे। मतलब जितनी भी एक्सरे होगी उनकी चाहे लो एनर्जी हो चाहे हाई एनर्जी हो, उसका स्पेक्ट्रम जो बनाने का काम करता है वो ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज करते हैं। जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कुछ एनर्जीज का बनता है, आइदर वो लो हो सकती है या फिर वो हाई हो सकती है। बट ब्रह्मस्थलंग एक्सरे ये एक ऐसा एक्सरे है जो सारी एनर्जीज का एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद न्यूक्लियर फील्ड ऑफ एन टारगेट एटम देन विच टाइप ऑफ एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड। देखिए, इसमें अपने दो ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज एंड के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। जब टारगेट एटम है और ये बीच में न्यूक्लियस है, जब टारगेट एटम के शेल में यदि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होता है, के शेल में हुआ, ठीक है, के शेल में इंटरेक्ट हुआ तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे निकाल देगा बाहर। तो जब फिर ये अपनी एनर्जी फुलफिल करने के लिए ऊपर जो और शेल बने होते हैं उनसे एनर्जीज लेगा। तो जब वो एनर्जीज लेगा तब जो एक्सरेज निकलते हैं वो के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलते हैं। ये इसका एक ही केस है जब के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलते हैं। बट ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज के दो केस होते हैं। पहला केस होता है कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फील्ड में आए, मतलब ये न्यूक्लियस है, इसकी इस तरफ आए, के शेल और न्यूक्लियस के बीच में यदि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टकराता है, इंटरेक्ट होता है, तो जो एक्सरेज निकलते हैं वो ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज निकलते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। ठीक है, और जो दूसरा केस है वो ये होता है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आया एंड अब जो सेकंड केस था वो था कि न्यूक्लियर फील्ड में इंटरेक्ट हो रहा है, बट थर्ड केस इज कि डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंटरेक्ट हो रहा है। तो यदि कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फील्ड में इंटरेक्ट होता है तो उस ड्यूरेशन जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है दैट इज ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हो रहा है न्यूक्लियर फील्ड ऑफ एन टारगेट एटम, तो विच टाइप ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड, दैट आंसर इज ब्रह्मस्थलंग एक्सरेज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वॉज when was the rotating एक्सरे ट्यूब इज डिस्कवर्ड। देखिए, 1895 में तो एक्सरे डिस्कवर्ड हुए थे। 1901 में, दिस इज नॉट आंसर बट येस, 1895 में एक्सरेज प्रोड्यूस्ड हुए थे। 1901 में जो नोबेल प्राइज मिला था किसको, कौन ने एक्सरे प्रोड्यूस किया था, एक्सरे की डिस्कवर की थी, किसने की थी, डब्ल्यू.सी. रोंजन ने डिस्कवर की थी। तो डब्ल्यू.सी. रोंजन ने कब डिस्कवर किया था, 1895 में डिस्कवर किया था, और उसे जो नोबेल प्राइज़ मिला गया था वो 1901 में मिला गया था। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरे ट्यूब उसने डिस्कवर की थी वो की थी 1913 में, एंड जिसका नाम है कोलाइड एक्सरे ट्यूब। और जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब पूछा है क्वेश्चन में कि वो कब डिस्कवर्ड हुई थी, तो आंसर इज 1933 में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज एनोड एंगल इज यूजली फॉर स्टेशनरी एनोड ट्यूब इज। तो स्टेशनरी एनोड ट्यूब के लिए एनोड एंगल कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 15 to 20 डिग्री। आंसर इज 15 to 20 डिग्री। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंजस्टन इज। टंजस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 3387 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वाले ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लर्न करने ही पड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंजस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आंसर इज 74। 74 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द टंजस्टन। एंड व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंजस्टन, तो दैट इज 3387 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंजस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब एनोड इज मेड अप ऑफ। मतलब जब हम रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब की बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ होती है, कैथोड एक एनोड। तो एनोड किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो ऑप्शन इज टंजस्टन, मोलिब्डेनम, रूडियम या टंजस्टन एंड रेनियम। तो आंसर होगा कि ये एक एलॉय का बना हुआ रहता है, नॉट प्रॉपरली टंजस्टन का नहीं बना रहता है।
तो जो करेक्ट आंसर है उसका टंजस्टन एंड रुडियम, जिसमें जो टंजस्टन होता है वो 90% पाया जाता है और रीनियम होता है वो 10% पाया जाता है। तो दोनों को मिला के एक एलॉय बनता है, एनोड जो बना हुआ रहता है एक एलॉय का बना हुआ रहता है, जिसमें टंजस्टन 90% में प्रेजेंट होता है एंड जो आपका रेनियम है वो 10% में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बात करें मोलिबेडनम और रूडियम की, ये मैमोग्राफी एक्स-रे ट्यूब में एनोड बनाने के काम आते हैं, आपके टारगेट मटेरियल बनाने के काम आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूल फिलामेंट एक्स-रे ट्यूब इज यूज्ड व्हेन। देखिए, कई एक्स-रे ट्यूब होती है जिसमें फिलामेंट दो होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, दो फिलामेंट होते हैं। तो दो फिलामेंट वाली जो एक्स-रे ट्यूब होती है वो कब यूज़ आती है, जब लो रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो या हाई रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तब, या फॉर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी इज क्वांटिटी। ठीक है, तो या फिर आपको एक्सरेज की क्वांटिटी इंक्रीज करनी हो तब। तो आंसर इज, अब जब हमें रिजोल्यूशन अच्छा करना हो तब हाई रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, जब हाई रिजोल्यूशन की ज़रूरत हो तब हम ड्यूल फिलामेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हील इफेक्ट रिड्यूस। हील इफेक्ट क्या कम करता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे टुवर्ड्स कैथोड साइड। कैथोड साइड पे एक्सरेज की इंटेंसिटी को कम करता है कौन, हील इफेक्ट। या फिर ऑप्शन बी इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे टुवर्ड्स एनोड साइड। एनोड साइड की एक्सरे की, एनोड साइड पर एक्सरे की इंटेंसिटी को कम करता है। या थर्ड इज सेंटर में एक्सरे की इंटेंसिटी को कम करता है। तो देखो, हील इफेक्ट जो बेसिकली एनोड की साइड पे इंटेंसिटी को कम करता है, तो ऑप्शन इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे टुवर्ड्स एनोड साइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट विल प्रोड्यूस इन रेडिएशन इंटेंसिटी। रेडिएशन इंटेंसिटी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा व्हेन, जब एम ए इज इंक्रीज्ड। एम ए मीन्स ट्यूब करंट को यदि हम बढ़ा देंगे। तो देखिए, बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है इंटेंसिटी का और ट्यूब करंट का। रेडिएशन इंटेंसिटी और ट्यूब करंट का एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है। क्या होता है कि यदि आप रेडिएशन इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो आपका करंट भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। जो आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम ए। दैट मीन्स यदि आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो आपका ट्यूब करंट भी बढ़ेगा, यदि आप इंटेंसिटी को घटाओगे तो ट्यूब करंट भी घटेगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, एम ए को इंक्रीज कर रहे हो, तो रेडिएशन इंटेंसिटी भी बेसिकली मतलब इंक्रीज होगी। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेकंड इज सेल्फ इंडक्शन। ये इंडक्शन के दो टाइप होते हैं, दैट इज जो म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में ये होता है कि एक ही कॉइल होती है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, उसी के कारण करंट जनरेट हो जाता है। यदि तो वो सेल्फ से होता है, इसलिए सेल्फ इंडक्शन। और इसमें दो पाए जाते हैं, दो मतलब जैसे ट्रांसफार्मर जो बेसिकली जो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही वर्क करता है कि यदि अपन एक में कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होके और उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इसका जो बेसिक सिद्धांत है ट्रांसफार्मर का वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था पार्ट थर्ड। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।